नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, मैं मनीषा मोहबिया आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल डिस्कस करेंगे। इसमें हम कई सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रियम्बल क्या होता है, इसमें जितने भी टर्म दिए गए हैं उसका क्या मतलब है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या इसमें किसी भी तरीके का कोई सुधार किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, और इससे रिलेटेड MCQs, मतलब एक वीडियो में आपको प्रियम्बल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आपको किसी और वीडियो में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो क्या डायरेक्ट 2-2.5 घंटे की मूवी रिलीज हो जाती है? नहीं, सबसे पहले उसका एक 2-3 मिनट का ट्रेलर रिलीज होता है। उस ट्रेलर को देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि मूवी किस चीज पर बेस्ड होगी। क्या वो कोई थ्रिलर मूवी होगी, वो लव स्टोरी होगी, या फिर वो किसी तरह से अवेयरनेस पैदा करने वाली मूवी होगी। तो वो 2-3 मिनट का ट्रेलर जो है वो ये बता देता है कि मूवी की स्टोरी क्या होगी। सेम वैसे ही है हमारा प्रियम्बल। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ट्रेलर है। अगर आप प्रियम्बल को समझ लिए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पर बेस्ड है ये आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। सबसे पहले USA ही एक ऐसा देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया था। फिर धीरे धीरे बहुत सारे देश ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया और उन्हीं में से एक इंडिया है। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह के लैंग्वेज का यूज किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब एक फेमस जूरिस्ट हैं जिसका नाम है N.A. पालकीवाला। ये प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों कहते हैं समझिए। किसी भी इंसान का जो ID कार्ड होता है वो उस इंसान के बारे में एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देता है। वो बायोग्राफी नहीं होती है, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होता है। वैसे ये प्रियम्बल जो है एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए N.A. पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड कहा है प्रियम्बल को। ठीक है। एक और जूरिस्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहते हैं। याद रखिएगा, प्रियम्बल को सोल किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव। आगे हम और देखेंगे कि सोल किसी और चीज को भी किसी और जूरिस्ट ने कहा था। अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि प्रियम्बल को सोल बोला था पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। क्लियर है। अब बात यह आती है कि प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ऐड किया गया तो इसको लिया कहां से गया है, ये आया कहां से, बना कहां से? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब है कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाए गए कि इन ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को समराइज करके एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया। इस रिजोल्यूशन को लाया कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और इसको एज अ प्रियम्बल कब एक्सेप्ट और अडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। तो प्रियम्बल एक समराइज वर्जन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। नेक्स्ट देखते हैं हम। एक बार हम पढ़कर देखते हैं कि प्रियम्बल में कौन कौन से टर्म है, फिर एक एक करके सारे टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a, क्या बोल रहे हैं? हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं?
सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 टर्म बहुत भारी है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें देश को ऐसा बनाना है। अच्छा ठीक है, देश के लिए ये बात कही गई है, क्या देश के सिटीजन के लिए भी कोई बात कही गई है प्रियम्बल में? तो देखिए, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जनता के लिए है न्याय, आजादी, समानता और भाईचारा। ठीक है, और इस प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया है? देखिए 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर याद रखिएगा, ये नवंबर है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? अब सबसे पहले हम इस एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला हमारा टर्म है सोवरीन, हमें देश को बनाना है सोवरीन कंट्री। क्या होता है सोवरीन कंट्री? सोवरीन कंट्री मतलब एक ऐसा कंट्री जिसके पास सुप्रीम पावर हो। इसको हिंदी में कहा जाता है संप्रभुता। देखिए हिंदी में संप्रभुता, जो खुद का प्रभु हो, मतलब इसके ऊपर कोई और सुप्रीम अथॉरिटी ना हो, इसका कोई और भगवान ना हो जो खुद का भगवान हो, मतलब कि जो अपने सारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पर डिसीजन खुद ले सकता हो, इसको डिसीजन लेने के लिए किसी और अथॉरिटी या फिर किसी और कंट्री की जरूरत ना पड़े। ऐसी कंट्री को कहा जाता है सोवरीन कंट्री, जो अपने आप में सुप्रीम अथॉरिटी रखती हो। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया, कश्मीर पाकिस्तान बार बार आवाज उठाता था कि ये आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से नहीं हटाया जाना चाहिए। इंडिया एक ही बात कहता था कि इंडिया एक सोवरीन कंट्री है, मतलब वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सारे मैटर पर डिसीजन खुद लेता है। तो ऐसी कंट्री को कहा जाता है सोवरीन कंट्री। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। ऐसी कंट्री जहां पर इक्वालिटी हो। कैसी इक्वालिटी? देखिए इक्वालिटी को आपको 2 टर्म में समझना होगा। पहला है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मतलब जहां पर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो, सोशल इक्वालिटी हो। और दूसरा होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी, जहां पर वेल्थ, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये एक व्यक्ति है, इसको मान लेते हैं ये एक धन्ना सेठ है, बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। अब ये जो 3 व्यक्ति आपको नीचे देख रहे हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं। अब हमको लानी है भैया, हमको बनाना है एक सोशलिस्ट कंट्री, तो अपन को वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करना होगा। तो क्या करें? इस धन्ना सेठ से पैसा लेकर इन गरीबों में बांट दें, इससे पैसा छीन कर क्या इन लोगों में पैसा बांट दें? इससे जो इक्वालिटी आएगी, क्या हमको वैसी इक्वालिटी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ पर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हमारे यहाँ पर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? ये जो धन्ना सेठ है, इस पर लगाएंगे हम टैक्स, और ये जो टैक्स से जो पैसा मिलेगा उसके लिए हम चलाएंगे इन गरीबों के लिए स्कीम। तो इस तरीके से हमको वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, जहां पर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना तो चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से। आपके एम लक्ष्मीकांत के बुक में बोला गया है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और जो अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज है उसको एंड करना। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मेन एम है। क्लियर है? एक और टर्म यूज किया गया है गांधीयन सोशलिज्म। तो याद रखिएगा कि हमारा जो सोशलिस्ट है, हमारा जो सोशलिज्म है, वो गांधीयन सोशलिज्म के ज्यादा क्लोज है। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म हमारे यहाँ पर कम है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं सोशलिस्ट के बाद सेक्युलर। ये वर्ड तो आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स में, हर जगह पर, सोशल मीडिया में ये सेक्युलर वर्ड बहुत छाया हुआ है। सेक्युलर कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं होता है। अपना कोई रिलीजन मतलब क्या? क्या किसी देश का भी कोई रिलीजन होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि पाकिस्तान, वो एक इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश और 50+ इस्लामिक कंट्रीज हैं यहाँ पर। तो इंडिया कैसी कंट्री है?
क्या ये एक हिंदू राष्ट्र है, क्या ये इस्लामिक कंट्री या कोई और धार्मिक कंट्री है? नहीं, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। मतलब इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, देश का अपना कोई धर्म नहीं है। तो क्या नागरिकों का भी अपना कोई धर्म नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नागरिक अपने अपने हिसाब से, और केवल नागरिक ही नहीं, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग धर्म को फॉलो कर सकता है। तो सेक्युलर कंट्री ऐसी कंट्री होती है जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं होता है, लेकिन वहां रहने वाले लोग जो है अपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना अपना धर्म को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और कंट्री जो है किसी भी धर्म की तरफ ज्यादा झुकी हुई नहीं होती है, ज्यादा किसी धर्म से क्लोज नहीं होती है। वो सभी धर्म के लोगों से और सभी धर्म से इक्वल बिहेवियर करती है। तो ऐसी कंट्रीज को कहा जाता है सेक्युलर कंट्री। वैसे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये जो दो टर्म आप सबसे पहले देख लीजिए, ये सोशलिस्ट और दूसरा ये सेक्युलर, और फिर बाद में आएगा इंटीग्रिटी। ये तीन टर्म जो है ना हमारे प्रियम्बल में, ओरिजिनल प्रियम्बल में ऐड नहीं थे। इसको तो बाद में ऐड किया गया, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय ऐड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में तीन वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीन वर्ड नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है अपन को। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, जहां लोगों का तंत्र हो, लोगों का शासन हो, मतलब रूल ऑफ द पीपल हो। अब एक बात बताइए, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 130 करोड़ है। क्या देश की जनता, 130 करोड़ जनता डायरेक्ट गवर्नमेंट में आ सकती है, डायरेक्ट रूल कर सकती है? 130 करोड़ लोग क्या डायरेक्ट शासन कर सकते हैं इस देश में? नहीं कर सकते। तो याद रखिए, डेमोक्रेसी अपने आप में दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल डायरेक्ट सुप्रीम अथॉरिटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब ये जो जनता है ना देश की, हमारे देश के जो सिटीजन है वो चुनते हैं, वो चुनाव के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये हमारे गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं, एम्पावर करती है, हमारे गवर्नमेंट को ये चलाती है। ठीक है। एक टर्म याद रखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है, देश का हर वो नागरिक जो 18 साल की उम्र को पार कर चुका है, उसके पास पावर है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, किसी भी जाति, धर्म, कलर से आए, वो खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है। तो ऐसी कंट्री को बोला जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एकदम सेम लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है। रिपब्लिक कंट्री ऐसी कंट्री को बोलते हैं जिसका हेड ऑफ द स्टेट आप प्रेसिडेंट को मान लीजिए, इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि वो राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम नहीं होता, मोनार्की नहीं होती है, वंशानुगत पद नहीं होता है, ये इलेक्टेड पद होता है। यहाँ पर कोई किंग और क्वीन जैसा पोस्ट नहीं है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। उसके पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। मतलब हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट जो है, वो इलेक्शन के थ्रू आए हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब हमारे देश की जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया है उस इलेक्शन में, हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुना वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के थ्रू हमारे देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ पर है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है हमारे पास। लक्ष्मीकांत की बुक में कुछ और टर्म भी दिए गए हैं जो आपके रिपब्लिक कंट्री को डिफाइन करते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो होती है वो जनता के हाथ में होती है, जनता में निहित होती है, तो उसको भी रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। और साथ ही साथ जो पब्लिक ऑफिस होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वो देश के सभी नागरिकों के लिए ओपन होते हैं। मतलब हर व्यक्ति जो है
वो गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रख सकता है, तो ऐसी कंट्रीज को भी रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। लेकिन मेन आपको याद रखना है, रिपब्लिक कंट्री मतलब जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो, ना कि वो मोनार्की के थ्रू आया हो, ना वो वंशानुगत पद हो। ये पांचों टर्म हम समझ लिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये ऐसा देश हमको बनाना है, ऐसा इंडिया हमको कॉन्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है? अब हम देखते हैं जनता के लिए क्या है, देश के नागरिकों के लिए क्या है, स्पेशली फॉर सिटीजन्स के लिए क्या है। सिटीजन्स के लिए है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये चारों टर्म को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय, हम न्याय देंगे। कैसा न्याय देंगे? तीन तरह के न्याय की बात कही गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब ऐसा जस्टिस जो कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करे, भेदभाव ना हो। कास्ट, कलर, रेस और रिलीजन और सेक्स, इस बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान तरह का न्याय दिया जाएगा। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि पैसा, मेन पैसा, वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीरों को न्याय जल्दी मिले, उनके लिए न्याय अलग हो, उनके लिए लॉ अलग बनाया गया हो, और गरीबों के लिए अलग हो, उनको देरी से न्याय मिले। ऐसा जस्टिस नहीं दिया जाएगा। मतलब वेल्थ, इकोनॉमी, वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस भी दिया जाएगा। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस भी दिया जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट में सबका वॉइस इक्वल होगा, हर किसी को अपना बात रखने की आजादी होगी। तो तीन तरह के जस्टिस की बात कही गई है हमारे प्रियम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो जस्टिस आया ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसको कहां से अडॉप्ट किया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से, 1917 से। क्लियर है? ये याद रखिएगा, आगे जब हम एमसीक्यू देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये तीन तरह के जो जस्टिस लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। कैसी आजादी? पांच तरह की आजादी की बात कही गई है यहाँ पर। सबसे पहला है थॉट, आपको सोचने की आजादी है। आप क्या सोचना चाहते हैं आप सोचिए, आपको जैसा सोचना है। अब सोचने के बाद उसको एक्सप्रेस करने की भी आजादी है। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, आपको अपने धर्म को मानने की, उसको प्रैक्टिस करने की, पूजा पाठ करने की आजादी है। अगर कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो बिल्कुल वो हिंदू धर्म का पालन कर सकता है। अगर कोई इस्लाम में पैदा हुआ है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहता है, वो बिल्कुल कर सकता है। कोई किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, वो किसी भी धर्म को पालन नहीं करना चाहता तो ना करे। हर तरीके की लिबर्टी दी हुई है। लेकिन याद रखिए, हमें थॉट और एक्सप्रेशन की लिबर्टी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी बोले, किसी को भी अपशब्द का उपयोग करें, किसी को भी जाके मार पीट कर दें, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन की लिबर्टी तो है। देखिए, आपकी लिबर्टी वहीं तक सेफ है जब तक आप दूसरे की लिबर्टी को डिस्टर्ब नहीं करते हो। ये सारी चीजें जो है ना, ये लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, हम फंडामेंटल राइट में बहुत अच्छे से देखेंगे। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, जो 6 टाइप के राइट्स बताए गए हैं, उसमें हम इसको एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये लिबर्टी हमको दी जाएगी आगे फंडामेंटल राइट में। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी, समानता दिया जाएगा। किस चीज की समानता? अपॉर्चुनिटी की समानता, स्टेटस की समानता। हर व्यक्ति को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में समानता दी जाएगी। आगे हम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, यहां पर हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है? लास्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा किस में होना चाहिए? और देखिए, भाईचारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की डिग्निटी, मतलब गरिमा जो है वो एस्योर रहे, और साथ ही साथ हमारा जो देश है उसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी हो। तो ये हमारा दिया गया जनता के लिए। क्या क्या दिया गया? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। याद रखिएगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये कहां से लिया गया है? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, जो कि 1789 से 1799 तक चला था। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से लिया गया है,
सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो ये चीजें थी जनता के लिए, देश के लिए हमने देख लिया, नागरिकों के लिए देख लिया। अब लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि कब इसको अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो इस तरीके से हमारा प्रियम्बल जो है, इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो क्या उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इससे रिलेटेड हम कुछ केस लॉज देखते हैं। हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में 3 केस लॉ दिया गया है। पहला है बेरूबारी यूनियन केस, ये 1960 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही लिए हुए डिसीजन को चेंज कर दिया और कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। लेकिन अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर कंट्री इस सबको ही हटा दें। इस तरीके का चेंजेस नहीं किया जा सकता, एक लेवल पर चेंज किया जा सकता है। LIC ऑफ इंडिया 1995, इसके थ्रू भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये 3 केस आपको याद रखने हैं। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने के लिए, उसमें किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करने के लिए। अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के तहत। हम पढ़ेंगे आगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत जो है इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो इस केस में तो मना कर दिया। बाकी के जो 2 केस थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 1960 का जो केस था वो बेरूबारी यूनियन केस है, 1973 का केशवानंद भारती और 1995 का LIC ऑफ इंडिया। क्लियर है। वैसे अब तक प्रियम्बल में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। हम पहले ही देखे थे ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था। कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इस 3 टर्म को बाद में ऐड किया गया। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों टर्म नहीं थे। जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी 1976 में, इस 3 टर्म को अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कुछ MCQs। देखते हैं हम MCQs। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री से हमारे प्रियम्बल को उधार में लिया गया है? तो हमने देखा था USA था, USA से ही ये कंसेप्ट लिया गया और ऑस्ट्रेलिया से इसका लैंग्वेज लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following word was not added in the preamble by the second constitutional amendment 1976? कौन सा वर्ड जो था वो ऐड नहीं किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? सोशलिस्ट तो किया गया, सेक्युलर भी किया गया, इंटीग्रिटी भी किया गया, रिपब्लिक नहीं किया गया। रिपब्लिक हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। जैसे कि सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 3, जैसा देश हमको बनाना है, जैसे इंडिया हमको कॉन्स्टिट्यूट करना है, ये 3 टर्म पहले से थे। और ये 2 टर्म जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये उस 5 टर्म में ऐड कर दिया गया और इंटीग्रिटी साथ में ऐड किया गया। तो ये 3 टर्म 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए और रिपब्लिक जो है वो हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड इन प्रियम्बल? जस्टिस के कितने टाइप मेंशन है हमारे प्रियम्बल में? हमने देख रखा है ना 3 तरह के जस्टिस। कौन कौन से? एक तो था हमारा सोशल जस्टिस, दूसरा था हमारा इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा था हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये 3 तरह के जस्टिस है हमारे प्रियम्बल में। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? कितने तरह की लिबर्टी है? हमने देखा है 5 तरह की लिबर्टी है। कौन कौन सा? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप।
तो ये 5 तरह की आजादी, लिबर्टी दी गई है हमारे प्रियम्बल में। किसको? सिटीजन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी आर मेंशन्ड इन प्रियम्बल? 2 तरह की इक्वालिटी दी गई है। कौन कौन सी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए हैं हम। जब हम सिर्फ एमसीक्यू का ही वीडियो लेकर आएंगे तब हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म, रशियन, चाइनीज और गांधीयन। देखिए, हमारा जो इंडियन सोशलिज्म है ना, वो मार्क्सिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का मिक्सचर है, लेकिन वो ज्यादा क्लोज है गांधीयन सोशलिज्म से। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी, गांधीयन सोशलिज्म। वैसे तो वो मिक्सचर है, लेकिन ज्यादा क्लोज किससे है? गांधीयन सोशलिज्म से है। क्लियर? The idea of liberty, equality and fraternity in our preamble have been taken from। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को दूंगी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है? Who gave the statement that preamble is the horoscope our sovereign democratic republic? ये न्यू फैक्ट है, ये याद रखिएगा। के.एम. मुंशी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर थे। ये इन्होंने ये कहा था कि जो प्रियम्बल है वो होरोस्कोप है ऑफ आर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री का। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। In which case did the Supreme Court opine that the preamble is not a part of Constitution? क्या बोल रहे हैं? Not a part। कौन सा था? बेरोबारी एंड यूनियन केस 1960 में ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में फिर केशवानंद भारती केस में उन्होंने कह दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और आर्टिकल 368 के थ्रू इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। तो किसमें नहीं है बोला था पार्ट? बेरोबारी यूनियन केस 1960 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रियम्बल? Preamble is the part of the constitution. Preamble is neither a source of power to the legislature nor a prohibition upon the powers of the legislature. It is not justiciable. Its provision can be enforceable in court of the law. देखिए, एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहले तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसमें पूछ क्या रहा है, क्या सही नहीं है? तो ये तो सही है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है। केशवानंद भारती केस में ये क्लियर हो गया। देखिए, प्रियम्बल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जरूर है, लेकिन ये लेजिस्लेचर को ना तो पावर देता है और ना ही ये लेजिस्लेचर के किसी पावर को कंट्रोल करता है या प्रोहिबिट करता है। तो ये भी सही है। ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रियम्बल को लागू ना करे पूरी तरीके से। तो जैसे कि एक है हमारे पास फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में बहुत तरह के राइट्स दिए गए हैं। हमारा 12 से लेकर 35, स्पेशली 14 से लेकर 32 तक बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। अगर गवर्नमेंट, अगर स्टेट हमसे हमारा फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करे, कोई भी हमसे अगर हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करे, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं कि देखो ये हमसे हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। लेकिन ठीक वैसे ही अगर प्रियम्बल को पूरी तरीके से इन्फोर्स ना किया जाए, इसको पूरी तरीके से लागू ना किया जाए, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ये नॉन जस्टिसिएबल है। जब हम किसी चीज को पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं कि जस्टिसिएबल है, जस्टिफाइबल है, इन्फोर्सिएबल है। लेकिन हमारे पास अगर ये पावर ना हो कि हम कोर्ट जा सकें, तो उसको बोला जाता है नॉन जस्टिसिएबल। तो प्रियम्बल होता है नॉन जस्टिसिएबल। इट्स प्रोविजन कैन बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ द लॉ, नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो फिर कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, इट्स प्रोविजन कैन बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ द लॉ, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। In which year did the Supreme Court of India not consider preamble to be a part of Indian Constitution? देख चुके हैं हम 1960 बेरुबारी केस।
What is the legal nature of preamble of constitution? It is enforceable, it is non enforceable, it may be enforced in special circumstances. सिंपल सा आंसर है इसका, ये नॉन इन्फोर्सिबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपके लिए है। Which of the following words had not been written in the preamble of Indian Constitution? Sovereign, socialist, democratic, Indian। आराम से, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्लियर है? तो ये प्रियम्बल जो है हमारा सारा जो है कंप्लीट हो गया। इसमें अपन ने जितने भी फैक्ट देखने थे कि प्रियम्बल क्या होता है, इसके टर्म्स क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं, और कुछ एमसीक्यूज, ये हमने कवर कर लिया है। ये इतना सफिशिएंट होता है प्रियम्बल को समझने के लिए। आप योगेंद्र साहू क्लासेस जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम से रिलेटेड सारे वीडियो पैकेज जो है बहुत क्लियर आपको इस एप्लीकेशन में समझ आ जाएंगे। आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज हमें ये बताइए। हमने ये जो सीरीज स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी का, इसको कंटिन्यू करने के लिए आप हमें इनकरेज कीजिए, ठीक है? इसलिए अपना सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। थैंक यू सो मच।